नमस्कार। आरपीएम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और अब हम 69th बीपीएससी के पीटी के लिए प्रिपरेशन के लिए जो हमने कल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। और आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब हम आज का पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 31 को डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 31, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। इसमें ये कह रहा है कि मतलब कि पहला ऐसा साम्राज्य कौन था जो भारत में स्थापित हुआ। तो इसमें ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क के द्वारा किया गया, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब प्रथम भारतीय साम्राज्य के स्थापित होने की बात की जा रही है, तो इसमें एक से अधिक तो ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि साम्राज्य की बात हो रही है, एक राज्य की बात नहीं। साम्राज्य एक बड़ा एम्पायर, ठीक है। तो एक से अधिक तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, एक तो ये कट ही गया। फिर लास्ट ऑप्शन बच रहा है, तो हमें देखना है कनिष्क की बात की जाए तो कनिष्क कब आए थे? कनिष्क तो कुषाण वंश के थे। कनिष्क राजा था कुषाण वंश का, ठीक है, कुषाण वंश का राजा था। हर्ष क्या था? हर्षवर्धन जब थे, गुप्त काल के बाद के ये लोग हैं। कुषाण वंश मौर्य साम्राज्य के बाद आए थे। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य साम्राज्य था। तो इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य से पहले हर्यक वंश था, नंद वंश था और शिशुनाग वंश था। छोटे छोटे वंश होते थे, मतलब कि इनके राज्य थे, लेकिन ये एक साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए थे। तो पहला भारतीय साम्राज्य की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ग। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौर्य काल में पूरे साम्राज्य को बांटा गया। मौर्य साम्राज्य के प्रांतों की बात कर रहा है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। क्योंकि एक बहुत बड़ा एम्पायर था, तो छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड करके ही शासन किया जाता था। जैसे कि आज हमारे देश में स्टेट है कई सारे, 28 राज्य और यूटीज हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि मौर्य काल में पूरे साम्राज्य को बांटा गया, कितने साम्राज्य में बांटा गया था? 5 प्रांतों में, 5 चक्रों में, 4 देशों में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे वर्तनी भी में देखते चलना है कि जो प्रांत होते थे उन्हें क्या कहा गया। तो क्या 5 प्रांत कि 5 चक्र कि 4 देश, या कोई नहीं इनमें से, या एक से अधिक। तो पूरे साम्राज्य को 5 चक्रों में बांटा गया है। वैसे तो 5 प्रांतों में बांटा गया था, लेकिन उसे प्रांत ना कहकर 5 चक्र बोले जाते थे, मतलब उन्हें चक्र नाम दिया गया था प्रांतों को। इसलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ख। मौर्य काल में पूरे साम्राज्य को 5 चक्रों में बांटा गया था। इसमें कौन कौन थे? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, कलिंग। 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग को जीत लिया था तो कलिंग भी था। कलिंग की राजधानी, अभी इस पे आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे हमें, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग, और 5वां राज्य था, 5वां प्रांत यानी कि चक्र था, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। तो ये मौर्य काल में पूरे साम्राज्य को 5 चक्रों में बांटा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आप चलते हैं। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? कहना ये चाह रहा है कि जो यूनानी ग्रंथों में सैंड्रोकोटस नाम दिया गया है, किस राज्य को दिया गया है। तो किसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो यूनानी ग्रंथों में सैंड्रोकोटस नाम दिया गया है वो उस समय के तत्कालीन चंद्रगुप्त मौर्य से सिमिलर, मिलता जुलता है। तो यहाँ पे इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसने बताया कि ये सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है विलियम जोन्स, सेकंड बी स्मिथ, ग आर के मुखर्जी, घ उपयुक्त में से एक से अधिक ने बताया रहा है, उपयुक्त में से किसी ने नहीं बताया। तो सैंड्रोकोटस की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की है, ये किसने बताया? ये विलियम जोन्स ने बताया था। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा विलियम जोन्स, ऑप्शन क।
विलियम जोन्स ही थे जिन्होंने की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। और इसके अलावा इन्होंने गीता का अनुवाद किया था, कई सारी किताबें लिखी थी, इंग्लिश में उनको लिखा था विलियम जोन्स। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब यूनानी ग्रंथों में जिस सैंड्रोकोटस की बात की गई है, व्यक्ति के बारे में बात की गई है, वो उसकी तुलना इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में डिमिकस भारत आया था। डिमिकस या डाइमेकस ये भी लिखा रहता है, कहीं कहीं डाइमेकस भी लिखा रहता है। तो पहला ऑप्शन दिया ऑप्शन का, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था कि बिंदुसार के समय में आया था। ग ऑप्शन दिया अशोक के समय में आया था। उपयुक्त में से एक के समय मतलब कि कई लोगों के समय आया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक से ज़्यादा लोगों के समय में आया था, ये तो थोड़ा मुश्किल ही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो क्वेश्चन एक एक करके देखेंगे पता चल जाएगा। तो पहले के 3 को देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमें एक बुक मिली है इंडिका। तो वो इंडिका किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। तो इससे ये पता चलता है मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। डायमेकस इसके समय में नहीं बल्कि बिंदुसार के समय में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, उनके समय में डायमेकस भारत आया था राजदूत बनकर। डायमेकस या डिमेकस भारत आया था। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को यूनानी ग्रंथों में अमित्रोचेटस नाम से भी पुकारा गया है। अमित्रोचेटस। और पीछे क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोप्टस, ये ऐसे 3 नामों से पुकारा गया है यूनानी ग्रंथों में। और अशोक ने स्वयं को खुद को कौन सी उपाधि दी थी? देवानाम प्रियदर्शी। अशोक ने खुद को ये उपाधि दी थी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? किसके शासनकाल में डिमेकस या डायमेकस भारत आया था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है बिंदुसार के समय भारत आया था डायमेकस। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? सप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? तो सप्तांग सिद्धांत की चर्चा हमें कहाँ पे मिली थी? मौर्य काल में। मौर्य काल में सप्तांग सिद्धांतों की चर्चा की गई है। किसने लिखा था? जो चाणक्य थे, इन्होंने अपनी बुक में कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है कि मौर्य साम्राज्य के समय राज व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, उसके बारे में चर्चा की गई। तो उसी में चाणक्य ने अपनी बुक में अर्थशास्त्र में बताया है सप्तांग सिद्धांत के विषय में। सप्तांग सिद्धांत में 7 अंगों की बात की गई है। पहला इसमें होता था राजा, दूसरा अमात्य अर्थात मंत्री, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठवां सेना और सातवां होता था मित्र। तो कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत की बात की है और इसमें 7 सप्तांग बताए हैं। इनमें इनका सीरियल पूछा जाता है कभी कभी। तो पहला था राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष और छठवां सेना और सातवां था मित्र। ये 7 अंग होते थे किसी भी साम्राज्य के, मतलब कि मौर्य साम्राज्य के। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 35 का ऑप्शन चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज की है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता नहीं होगा, हड़प्पा की खोज की है, ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है।
हड़प्पा की खोज किसने की है? तो हड़प्पा की खोज क्या की? सीधे से फैक्चुअल है, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो की 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों को क्या कहा गया है? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया है। कल के क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा गया है। किसने कहा है? पिगट महोदय ने। पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। और तीसरी राजधानी किसे बोला गया है? तीसरी राजधानी बोला गया है कालीबंगा को। कालीबंगा को तीसरी राजधानी बोला गया। अब यहाँ पे ये पूछ ले कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी किस लिए बोला गया है? तो इसलिए बोला गया है कि दोनों की जो दूरी थी वो 650 किलोमीटर के आसपास थी, इसलिए पिगट महोदय ने बोला कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। और तीसरी राजधानी किसे कहा गया है? कालीबंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब एक से ज़्यादा तो संस्थापक नहीं हो सकते, थोड़ा मुश्किल है, तो लास्ट ऑप्शन को अभी होल्ड में रखते हैं, पहले तीनों को चेक करते हैं। तो पहला है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो यहाँ पे हम सीधे आंसर पे आते हैं, कुमारगुप्त ने करवाई थी। कुमारगुप्त ने क्या किया था? जिन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि ली थी। कुमारगुप्त की उपाधि थी महेंद्रादित्य। इन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाया था, बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था, जो बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी, जो आज बिहार में स्थित है। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख, कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अब चंपा क्या है? हमने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पढ़ा था कि 16 महाजनपद थे तत्कालीन ईसा पूर्व शताब्दी के समय। 16 महाजनपद थे। तो चंपा उसी समय का एक महाजनपद था। मगध, वज्जी, ये सब उसी समय के थे। तो इसमें पूछ रहा है इस महाजनपद चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो किसी एक की होगी, तो एक से अधिक को तो काट ही दो और बाकी इसको चेक करते चलते हैं। तो मगध की राजधानी थी? नहीं, मगध की राजधानी नहीं थी। पाटलिपुत्र, राजगृह, गिरिव्रज ये समय के अनुसार बदलती रही है, तो मगध की राजधानी वो थी, तो ये नहीं है। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, जो कि गणराज्य था वज्जी, तो ये नहीं है। चंपा अंग की राजधानी थी। तो अंग प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे सिचुएटेड है? किस एरिया की बात हो रही है? मतलब ये अंग जो है दक्षिण बिहार की बात हो रही है, जहाँ पर आज का भागलपुर और मुंगेर जिला आता है, उसे तत्कालीन समय में उसे अंग बोला जाता था। ठीक है, तो अंगराज की राजधानी चंपा थी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ग, अंग। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। उस अभिलेख से किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है? यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग की, तो प्रभावित नहीं प्रमाणित होगा। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। पश्चिम भारत मीन्स गुजरात, राजस्थान, इधर के एरिया में इसका प्रभाव था। तो यह किस अभिलेख से पता चलता है? कलिंग के अभिलेख से, कलिंग अभियान या अभिलेख। तो कलिंग कहाँ पे पड़ता है आपका? ओडिशा में। अशोक के गिरधर शिलालेख और रुद्रदामन का जूनागढ़, ये जूनागढ़ है, गए नहीं है। गढ़ अभिलेख, शिलालेख, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, क्योंकि जूनागढ़ कहाँ पे है? जूनागढ़ गुजरात में है। और रुद्रदामन कौन था? कल का हमने पहला क्वेश्चन ही दिखा था कि रुद्रदामन किस वंश का था, तो रुद्रदामन शक राजा था। और किस वंश का था?
चष्टन, जिसे कार्दमक वंश भी कहा जाता था, उस वंश का ये राजा था। रुद्रदामन, रुद्रदामन ने अपना एक जूनागढ़ में अभिलेख, शिलालेख लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई है, मौर्य शासकों के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और रुद्रदामन ने ही जो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र में, उसका जीर्णोद्धार करवाया था, बिना किसी बेगार के और बिना किसी टैक्स लिए पब्लिक से। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब फिर से पुनर्निर्मित करवाया था। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, 40 पे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मौर्यकालीन प्रांत राजधानी सुमेलित है। मौर्यकालीन जो प्रांत होते थे जिन्हें चक्र बोला जाता था, उनकी राजधानी को यहाँ पे सुमेलित है, ये बताना है कौन सही सुमेलित है। तो उत्तरापथ की बात हो रही, उत्तरापथ, पाटलिपुत्र, अवंती, तक्षशिला, कलिंग, तोसली, उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित है कि उपयुक्त में से कोई नहीं सुमेलित है? तो कलिंग की राजधानी तो तोसली सही है, तो ये तो सुमेलित है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन कट गया। अब इसमें एक से अधिक सुमेलित है तो चेक करना पड़ेगा। तो पहला प्रांत है मौर्यकालीन का उत्तरापथ। तो उत्तरापथ की राजधानी क्या पाटलिपुत्र थी? नहीं। उत्तरापथ यानी कि कश्मीर, पाकिस्तान, इधर का एरिया की बात हुई, तो उत्तरापथ राज्य वहाँ पे था मौर्यकाल में। तो ये इस प्रांत की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। उत्तरापथ नामक प्रांत की जो राजधानी थी, प्रांतों को बोला जाता था चक्र मौर्यकाल में, तो इस प्रांत की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती की क्या राजधानी थी? अवंती जो एमपी के एरिया पड़ता है प्रेजेंट टाइम में एमपी में, तो इसकी राजधानी तक्षशिला नहीं थी, इसकी राजधानी थी उज्जैनी। उज्जैनी। और कलिंग की तोसली राजधानी थी, तो ये तो हमारा राइट आंसर ही हो गया, ऑप्शन ही हमारा यही सही हो गया। अब अगर इतना हमने पढ़ ही लिया है तो दो प्रांतों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथा था इसमें दक्षिणापथ। दक्षिणापथ चौथा प्रांत था। इसकी राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। मौर्यकालीन प्रांत के चौथे नंबर का जो प्रांत था, नंबर फिक्स नहीं है, जगह बता रही हूँ कि दक्षिणापथ जो प्रांत था उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और पांचवा प्रांत था प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। पूर्वी या प्राच्य प्रदेश, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो इस प्रकार हमने ये भी देख लिया कि मौर्यकालीन 5 प्रांत थे जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन 5 चक्रों के नाम उत्तरापथ, अवंती, कलिंग, दक्षिणापथ और पूर्वी या प्राच्य प्रदेश। और इनकी राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला, अवंती की उज्जैनी, कलिंग की तोसली, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, पूर्वी या प्राच्य प्रदेश की पाटलिपुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन ग, कलिंग और तोसली सही मिलान किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। सोहगौड़ा ताम्रपत्र अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? मथुरा, सेकंड ऑप्शन। ख दिया है कुशीनारा, ग गोरखपुर, घ उपयुक्त में एक से अधिक, फिर लास्ट ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सोहगौड़ा ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर जिले से मिला है। तो गोरखपुर कहाँ है? ये यूपी का जिला है, जो कि एक मंडल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य सम्राट में जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था, सम्राट था, उसकी बात की है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जालोर, ख अवंती, ग बृहद्रथ, घ उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि अंतिम मौर्य सम्राट तो एक ही होगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको चेक करना पड़ेगा। तो अंतिम मौर्य सम्राट था तो वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ ही वह मौर्य सम्राट था जिसे उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला था। पुष्यमित्र
सुंग ने मार दिया। और किस वंश की स्थापना की? सुंग नामक वंश की स्थापना की। ठीक है, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त। ऑप्शन ग सही है, बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वर्तनी पर मत जाइएगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला के ही आचार्य थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के भी शिष्य थे, तो गुरु थे। तो तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन ग, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में देखते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम से समझ गए होंगे, WHO इन शॉर्ट। तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे सीधे फैक्ट पे आते हैं आंसर पे। ऑप्शन ग 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO बोला जाता है, की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45। अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने अभिषेक के, मतलब जब उनका राज्याभिषेक हुआ था उसकी बात हो रही है, तो अपने राज्याभिषेक के कितने साल बाद की थी? ऑप्शन का 13 साल बाद, ऑप्शन ख 25 साल बाद, ग 20 साल बाद, घ उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा, लुम्बिनी क्या था? अशोक किसके फॉलोअर थे? अशोक बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे। ठीक है, किसको? बौद्ध धर्म को। और कब इन्होंने फॉलो करना शुरू किया? कब बन गए एक बौद्ध धर्म के शिष्य? कलिंग विजय के बाद। कलिंग विजय कब हुई थी? मतलब कलिंग का युद्ध इन्होंने कब लड़ा था? कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व, जिसे हम BC लिखते हैं। तो 261 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग विजय की, और उसके बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो लुम्बिनी गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है, इसलिए उन्होंने वहाँ की यात्रा की। फिर जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध उपदेश दिए थे, घूमे टहले थे, मीन्स जहाँ जहाँ गए थे, उनका जन्म स्थान, उनका जो भी ज्ञान प्राप्ति का स्थान, वहाँ वो गए और अपनी यात्रा प्रारंभ की, जिसे धम्म यात्रा बोला गया है। तो अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अपने राज्य में, इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं। अपने राज्याभिषेक के 10वें साल में, जब 10वां साल हुआ, तब उन्होंने सबसे पहले बोध गया की यात्रा की थी। तो सबसे पहले इन्होंने बोध गया गए थे और फिर उसके बाद लुम्बिनी गए थे 20वें वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? कल भी हमने डिस्कस किया था, बौद्ध संगीति का सुमेलित करने वाला था, मैच द फॉलोइंग था। तो हमने पहले पढ़ा था कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु ये किस वंश का राजा था? ये हर्यक वंश का राजा था। दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई? कालाशोक के समय। कालाशोक किस वंश का राजा था? शिशुनाग वंश का।
तीसरी बौद्ध संगीति हुई अशोक के समय में, जो कि मौर्य वंश का था, प्रसिद्ध साम्राज्य इसने बनाया था मौर्य वंश। और चौथी संगीति हुई थी कनिष्क के समय में, जो कि एक कुषाण वंश का राजा था, कनिष्क के समय में हुई थी, जो कि कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संगीति किस समय हुई थी? कालाशोक के समय में हुई थी, जो कि शिशुनाग वंश का राजा था। शिशुनाग वंश का राजा था कालाशोक। तो इस समय इसकी कौन अध्यक्ष बना था इस संगीति का? तो सर्वकामी ऑप्शन सही है, खा ऑप्शन सर्वकामी सही है, जिसे सुब्बू कामी भी कहीं कहीं लिखा रहता है, सुब्बू कामी भी लिखा रहता है। और ये बैठक, तो ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये वैशाली में आयोजन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? हर बैठक से कुछ ना कुछ, हर संगीति से कुछ ना कुछ परिणाम निकलता था। तो इस संगीति में, द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या हुआ था कि बौद्ध भिक्षु 2 वर्गों में विभक्त हो गए थे, 2 वर्ग बन गए थे, 2 वर्ग। पहला था स्थिविरवाद, स्थिविरवादी, और दूसरा था महासंघिक, महासंघिक। ये 2 वर्ग बन गए थे। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन सर्वकामी, जिसे सुब्बू कामी भी बोला जाता था, उनकी अध्यक्षता में हुआ था। और कौन उस समय राजा थे? किस राजा के समय हुआ था? कालाशोक, सॉरी, हाँ सही है, कालाशोक के समय में हुआ था, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया? तिब्बत, हंगरी, उत्तरी ध्रुव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी है, आर्कटिक होम ऑफ आर्यन। तो इस बुक से पता चलता है कि इन्होंने आर्यन बोला है, आर्यों को, मतलब जो आर्य थे वैदिक काल समय। तो ये आर्यों का जो इन्होंने मूल स्थान बताया है, आर्कटिक को बताया। और आर्कटिक किधर पड़ता है? उत्तरी ध्रुव में, मतलब नॉर्थ पोल में। तो इनकी किताब से आपको नाम याद हो जाएगा ना, तो ये खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये उत्तरी ध्रुव की बात हो रही है, उत्तरी ध्रुव में ही आर्कटिक सागर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 47 क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान क्या बताया है? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन ग, उत्तरी ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस प्रांत से प्राप्त हुए हैं? किस प्रांत से प्राप्त है हड़प्पा सभ्यता? कहने के लिए तो ये हड़प्पा सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधो घाटी सभ्यता, बहुत कुछ बोले। हड़प्पा खुद में एक स्थल है, सबसे पहले यही खोजा गया था, और इसी के नाम से सारे प्लेसों के नाम इसी सभ्यता के ऊपर पड़ गए, लेकिन हड़प्पा खुद में एक स्थल है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल किस प्रांत से पाए गए हैं? महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, उपयुक्त में से एक से अधिक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल आपके गुजरात से पाए गए हैं। गुजरात से कल हमने पढ़ा था, लोथल एक जगह है, लोथल मिला है, जहाँ से लोथल एक स्थल है, जहाँ से गोदीबाड़ा मिला है। तो ये गुजरात में, इसी तरह कई सारे एरिया वहाँ पे हैं। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो इसका जो सबसे उत्तरी एरिया था वो था कश्मीर में मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार था, उत्तर में मांडा, पश्चिम में सुतकांगेडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, ये मेरठ में आता है, और दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद तक फैला हुआ था। मतलब इसका विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कश्मीर, बलूचिस्तान, आलमगीरपुर, मेरठ और दायमाबाद यानी महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। ये इतना विस्तार था। तो इस क्वेश्चन का 48 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ग, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं।
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है तो ऑप्शन का एशिया, ख अफ्रीका, ग ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक कोई नहीं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो नहीं सकता क्योंकि एक ही होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? पहला एशिया। तो एशिया अगर यहाँ पे पूछता दूसरा ना लिखा होता, सिर्फ सीधे से पूछता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो एशिया आंसर होता। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, तो वो है अफ्रीका। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि पहले नंबर का तो वो है एशिया। एंड लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो इसमें कह रहा है प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते? प्रेयरी घास का एक प्रकार है, प्रेयरी घास। इसी तरह वेल्ड आता है, इसी तरह डाउन्स आता है, तो ये सारी भी घासें हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रेयरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, जो कि एक महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। तो प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। आज हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट कल से कंटिन्यू रहेगा सुपर 30, मतलब 30 क्वेश्चन की सीरीज ही रहेगी। आई होप आप इस वीडियो को और शेयर करें, लोगों में फैलाएं। और ये इजीली है, मतलब मैं छोटे छोटे पॉइंट से तैयार कर रही हूँ आपके साथ। 4 ऑप्शन के एक्स्ट्रा भी आपको कुछ बता रही हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग को इसका लाभ होगा। बस फोकस होकर आपको पढ़ने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है। खैर ठीक है, इससे ज़्यादा मुझे मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको फॉलो करते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।